आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो कोल्चिकम ऑटनल नाम के एक पौधे के बारे में है, जिसे लोग मीडो सैफरन भी कहते हैं। हाँ, मीडोसैफरन। और ये होम्योपैथिक नजरिए से मतलब किसी इंसान की एक पूरी तस्वीर बनाता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही समझना है कि आखिर ये किस तरह के इंसान की कहानी है। और सच कहूं तो पहली लाइन ही मुझे थोड़ा चौंका देती है। अच्छा, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ये दवा अक्सर उन लोगों के लिए होती है जो शरीर से मजबूत हट्टे कट्टे होते हैं, खासकर बुजुर्ग। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि बीमारियों का ताल्लुक कमजोरी से होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, और सच कहूं तो यही इस दवा की पूरी कहानी का सार है। कैसे? बाहर से मजबूत दिखने वाला शरीर, लेकिन अंदर से एक ऐसी संवेदनशीलता जो मतलब एकदम चरम पर है। दस्तावेज इसे एक खास तरह की शारीरिक और मानसिक बनावट, जिसे डायथिसिस कहते हैं ना, हाँ, डायथिसिस, उससे जोड़ता है, और खास तौर पर गठिया और वात रक्त की प्रवृत्ति। और इस पूरी कहानी का जो शुरुआती बिंदु है वो है बाहरी दुनिया के प्रति एक अविश्वसनीय, लगभग असहनीय संवेदनशीलता। हाँ, यहीं पर मामला सच में बहुत गहरा हो जाता है। ये कोई मामूली चिड़चिड़ापन नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि तेज रोशनी, थोड़ा सा भी शोर, कोई तेज खुशबू, यहाँ तक कि किसी का छूना भी। हाँ, किसी का छूना या किसी का बुरा बर्ताव भी, मतलब उस इंसान को पूरी तरह से बिखेर सकता है। ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। कोई भी चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बिल्कुल। इसे एक नर्वस सिस्टम ओवरलोड की तरह समझिए। जैसे कोई कार अलार्म है जो इतना संवेदनशील हो गया है कि हवा से पत्ता गिरने पर भी बजने लगता है। वाह, क्या उदाहरण है! शरीर का हर सेंसर, आंख, कान, नाक, त्वचा, सब खतरे का सिग्नल दे रहा है। इसीलिए हमारे दस्तावेज इसकी तुलना नक्स वोमिका से करते हैं। नक्स वोमिका, हाँ, वो भी अति संवेदनशील होता है। हाँ, नक्स वोमिका उस इंसान की तस्वीर है जो ट्रैफिक में फंसने पर हॉर्न बजा बजाकर आसमान सिर पर उठा लेता है, एकदम अधीर और गुस्सैल। कोल्चिकम में भी वैसी ही तीव्र प्रतिक्रिया है, लेकिन ये ज्यादा अंदरूनी और दर्द भरी होती है। और ये सिर्फ बाहरी चीजों तक ही सीमित नहीं है, है ना? मैंने पढ़ा कि दूसरों के दुख दर्द का भी इन पर गहरा असर होता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दस्तावेज में लिखा है कि दूसरों के बुरे कामों या उनकी तकलीफों को देखकर भी इनमें बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अच्छा। जी। इसकी तुलना स्टैफिसेग्रिया से की गई है, जो अक्सर दबे हुए गुस्से या अपमान की भावनाओं से जुड़ी होती है। तो आप सोचिए, ये व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी कितना खुला और संवेदनशील है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज सीधे इनके दिल और दिमाग पर असर करती है। ठीक है, तो ये अति संवेदनशीलता सिर्फ दिमाग तक नहीं रहती। नहीं, ये अजीब लगे लेकिन ये कोल्चिकम का एक बेहद खास और पक्का लक्षण है। सच में? हाँ, इनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दर्दनाक हो जाती है। और खास तौर पर खाना पकाने की गंध, जैसे मछली, अंडे या चर्बी वाला मांस, वो इनके लिए जहर जैसी होती है। जहर जैसी? बिल्कुल। इससे उन्हें भयानक मतली आती है और यहाँ तक कि बेहोशी या चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मेरा मतलब है, खुशबू और पेट का क्या कनेक्शन है? इसका एक सीधा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। हाँ। हमारी जो सूंघने की नस है, ऑल्फैक्टरी नर्व, उसका दिमाग के उन हिस्सों से सीधा संबंध है जो याददाश्त, भावनाओं और यहाँ तक कि मतली को नियंत्रित करते हैं। अच्छा। कोल्चिकम की स्थिति में ये कनेक्शन एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। गंध का सिग्नल पेट को सीधे एक खतरे के सिग्नल के तौर पर मिलता है और पेट अपनी सुरक्षा में सब कुछ बंद कर देता है। मतलब एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए दस्तावेज इसकी तुलना आर्सेनिकम और सेपिया से करते हैं। अच्छा, उनमें भी ऐसा होता है? हाँ, उनमें भी खाने की महक या उसे देखने भर से घिनाने लगती है। ये सिर्फ एक मानसिक अरुचि नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी शारीरिक प्रतिक्रिया है। और पेट की हालत का जिक्र भी काफी भयानक है। दस्तावेज में लिखा है, पेट गैस से इतना ज्यादा फूल जाता है कि लगता है फट जाएगा। ये तो बहुत ही तकलीफदेह एहसास होगा। हाँ, इसे एक ऐसे गुब्बारे की तरह सोचिए जिसमें हवा भरी जा रही है और उसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही। बाप रे। और साथ ही पेट में या तो आग जैसी जलन महसूस होती है या फिर बर्फ जैसी ठंडक। हाँ, बर्फ जैसी ठंडक। ये दोनों चरम एहसास दिखाते हैं कि पाचन तंत्र पूरी तरह से संतुलन खो चुका है। और ये परेशानियां यही नहीं रुकती। शरद ऋतु में होने वाले पेचिश का भी खास जिक्र है। हाँ, ऑटमनल डिसेंट्री। और जो बात मुझे सबसे अजीब लगी वो है मल का विवरण। आंतों की खुरचन। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है।
क्या ये एक लाक्षणिक वर्णन है या सच में ऐसा होता है? ये काफी हद तक एक वास्तविक वर्णन है। जब आंतों में बहुत ज्यादा सूजन और जलन होती है तो उनकी अंदरूनी परत मतलब म्यूकोस मेम्ब्रेन उसके टुकड़े झड़ने लगते हैं। ओहो। ये सफेद रेशेदार कणों के रूप में मल के साथ बाहर आते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति का संकेत है और कोलचीकम के लिए एक बहुत ही पक्का पहचान चिन्ह है। अच्छा, मतलब ये एक कीनोट सिम्टम है। बिल्कुल, इसीलिए इसकी तुलना कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड से की जाती है। वो दोनों ही शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जबरदस्त जलन और क्षय के लिए जानी जाती हैं। जब डॉक्टर को मल में ऐसा कुछ दिखता है तो ये सही दवा पहचानने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो जब शरीर के अंदर इतनी उथल-पुथल मची हो तो जाहिर है कि इसका असर दर्द के रूप में भी बाहर निकलेगा। बिल्कुल। दर्द के बारे में भी बहुत खास बातें बताई गई हैं। हाँ, दर्द खींचने वाला, फाड़ने वाला होता है, जैसे कोई मांसपेशियों को खींच रहा हो। अच्छा। और ये मौसम के साथ अपना मिजाज बदलता है। मौसम के साथ? वो कैसे? जब मौसम गर्म होता है तो दर्द हल्का और त्वचा के पास महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हवा ठंडी होती है तो दर्द गहरा हो जाता है। हाँ, ये दर्द हड्डियों और गहरे टिश्यूज में उतर जाता है, ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी, दर्द शरीर में सफर करता है, खास तौर पे बाएं से दाएं। इसका क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? होम्योपैथिक विश्लेषण में इस तरह की बारीकियां बहुत मायने रखती हैं। दर्द की दिशा एक पैटर्न बताती है। एक पैटर्न? हाँ, बाएं से दाएं जाने वाले दर्द की तुलना स्रोत में लैकेसिस से की गई है। अच्छा। जो एक और शक्तिशाली दवा है। ये दिखाता है कि समस्या शरीर के एक हिस्से में स्थिर नहीं है, बल्कि ये एक लहर की तरह पूरे सिस्टम में घूम रही है। तो सिर्फ दर्द नहीं, किस तरह का दर्द, कहाँ का दर्द और किस दिशा में जाने वाला दर्द है, ये सब मिलकर एक पूरी कहानी कहते हैं। और ये कहानी मूत्र से जुड़े लक्षणों के साथ और भी गंभीर हो जाती है। विवरण काफी चिंताजनक है। हाँ, बहुत। गहरा, काला, स्याही जैसा मूत्र जिसमें खून के थक्के और एल्ब्यूमिन का भी जिक्र है। ये तो इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है ना? निश्चित रूप से। ये लक्षण एक लाल झंडे की तरह हैं। रेड फ्लैग। हाँ, रेड फ्लैग, जो बताते हैं कि समस्या सिर्फ पेट या जोड़ों तक सीमित नहीं है। जब मूत्र में खून, प्रोटीन और शुगर जैसी चीजें आने लगें तो इसका मतलब है कि गुर्दे मतलब किडनीज जैसे जरूरी अंग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब शरीर का फिल्टर ही खराब हो गया। बिल्कुल, शरीर की सफाई करने वाली प्रणाली खुद ही बीमार पड़ गई है। ये दिखाता है कि कोलचिकम की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हो। चलिए अब उस लक्षण पर आते हैं जिसके लिए कोलचिकम शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, जोड़ों का दर्द। गठिया? हाँ, गठिया। और इसका वर्णन भी उतना ही तीव्र है जितना बाकी लक्षणों का। दस्तावेज कहता है किसी जोड़ को छूने या पैर की अंगुली में हल्की सी भी चोट लगने पर मरीज दर्द से चीख उठता है। ये वही अति संवेदनशीलता है जिसकी हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी। अच्छा, ये सब जुड़ा हुआ है? सब जुड़ा हुआ है। याद है वो कार अलार्म वाली बात? हाँ। अब वही अलार्म शरीर के जोड़ों में बज रहा है। जो संवेदनशीलता तेज आवाज या तेज गंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वही अब हल्के से स्पर्श को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मतलब हर जोड़ एक खुले घाव की तरह महसूस होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें दिमाग को परेशान कर रही थी वही जोड़ों को भी परेशान कर रही हैं। एकदम। और यही हमें उन कारकों की तरफ ले जाता है जो स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। एग्रावेशन। हाँ, एग्रेवेशन। जाहिर है मानसिक थकावट या कोई भावनात्मक झटका तकलीफ को बढ़ा देता है। खाना पकाने की गंध का हम जिक्र कर ही चुके हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर जो एक चीज कोलचिकम के मरीज के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है वो है हरकत। हरकत मतलब मोशन? हाँ, हिलना डुलना। हाँ, ये तो ब्रायोनिया जैसा लगता है ना, उसमें भी हिलने डुलने से हर तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत अच्छी तुलना है और ये एक जरूरी फर्क को भी उजागर करती है। अच्छा। ब्रायोनिया और कोलचिकम दोनों में ही मरीज एकदम स्थिर रहना चाहता है क्योंकि हर हरकत से दर्द या मतली बढ़ जाती है। लेकिन दोनों की कहानी अलग है। वो कैसे? ब्रायोनिया का मरीज अक्सर बहुत ज्यादा प्यासा और चिड़थड़ा होता है। उसे अकेला छोड़ दिया जाने की इच्छा होती है। कोलचिकम की कहानी में गंध के प्रति वो चरम संवेदनशीलता, पेट का फूलना और वो खास तरह के मूत्र और मल के लक्षण हैं जो उसे ब्रायोनिया से अलग करते हैं। समझ गई। मतलब बारीकियां बहुत जरूरी हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां ही सही दवा चुनने में मदद करती हैं। एक और दिलचस्प बात जो दस्तावेज में लिखी है, हाँ। वो ये है कि ड्रॉप्सी यानी शरीर में पानी भर जाने की स्थिति में जब एपिस और आर्सेनिकम जैसी बड़ी दवाएं काम नहीं करती
तब अक्सर कोलचिकम काम कर जाता है। सही बात है। इससे तो लगता है कि ये काफी शक्तिशाली दवा है। ये इसके प्रभाव की गहराई को दिखाता है। इसका मतलब है कि यह शरीर के बहुत ही बुनियादी स्तर पर काम करने की क्षमता रखता है, जहां तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ गया हो। अच्छा। जब दूसरी दवाएं सिर्फ सतह पर काम करके रह जाती हैं, कोलचिकम उस गहरी गड़बड़ी को ठीक कर सकता है जो उस ड्रॉपसी की वजह बन रही है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो कोलचिकम ऑटमनेल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बाहर से भले मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वो दुनिया के प्रति इतना खुला और संवेदनशील है कि हर आवाज, हर गंध, हर स्पर्श उसे तकलीफ देता है। और ये संवेदनशीलता सिर्फ उसके मन में नहीं रहती, बल्कि उसके पेट, उसके जोड़ों, उसके पूरे शरीर में एक दर्दनाक तूफान की तरह फैल जाती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अलग अलग लक्षणों की एक बिखरी हुई लिस्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये एक जुड़ा हुआ सुसंगत पैटर्न है। कहानी शुरू होती है अति संवेदनशीलता से। वो पाचन तंत्र को अस्त व्यस्त करती है, जिससे पेट फूलता है और पेचिश होती है। हाँ, और फिर यही अंदरूनी केओस जोड़ों में भयानक दर्द के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसा दर्द जो हिलने डुलने से और भी बढ़ जाता है। और ये सब मिलकर कोलचिकम की एक बहुत ही साफ और अनूठी तस्वीर बनाते हैं। आज के इस गहरी पड़ताल के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। किसी एक पौधे के प्रभाव का इतना लंबा और गहरा अध्ययन, जिसमें किसी की भावनाओं से लेकर उसके मल के रंग तक का जिक्र हो, ये हमें इंसान के शरीर और इस बाहरी दुनिया के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर इस कनेक्शन को नजरअंदाज कर देते हैं कि कैसे एक मामूली सी गंध या एक तेज आवाज हमारे शरीर के अंदर इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकती है?